अस्सलाम वालेकुम ख़वातीन और हज़रात, शुरू करते हैं आज का अस्पहाल। मैं हूं जिसका मेज़बान जुनैद सलीम। नाज़रीन, शो का आगाज़ कर रहे हैं। 2 रोज़ कबल वज़ीर आला पंजाब मोहतरम जनाब उस्मान बुज़दार साहब की मुआविन ख़ुसूसी का ओहदा संभालने वाली मोहतरमा डॉक्टर फिरदौस आशिक अवान साहिबा से मुलाकात। बहुत शुक्रिया मेरे ब्रदर्स, बहुत शुक्रिया। मुझे मालूम है कि सबसे ज्यादा मेरे वापस आने की खुशी आप लोगों को ही होती है, क्योंकि मैं जब चली जाती हूँ तो आपके प्रोग्राम का एक गेटअप कम पड़ जाता है और फिर ऊपर से ये गेटअप तो है भी आपका मोस्ट पॉपुलर। तो जुनैद साहब, आप मोस्ट पॉपुलर हैं, गेटअप पॉपुलर नहीं है। अल्लाह आपकी जिंदगी करे, ये तो अब आपको कहना पड़ रहा है, वरना मुझे पता है अपोजिशन की तरह आप पे भी मेरी वापसी जो है वो गोला बन के गिरी है। खुदा का खौफ करे, मैंने तो आपके लिए गिड़गिड़ा कर दुआएं मांगी है। नहीं, मुझे तुम गिड़गिड़ा रहे थे तो आवाज सियालकोट तक पहुंच रही। गलत बात ना करो जुनैद, मेरे लिए नहीं तुमने दुआ की, अपने प्रोग्राम के गेटअप के लिए की होगी। ये मेरे दानिश्वर दोस्तों ने, मेरे भाइयों ने दुआएं की हैं, इनका मुझे पता है जी। बल्कि कई मेरे मिलने वालों ने तो बताया कि गोगा जी तो मेरे लिए दुआएं भी करते रहे हैं और सदके की सिरी भी देते रहे हैं। कोई दोस्त बताता था कि सिरी दे रहे हैं, कोई दोस्त बताता था कि सिरी खा रहे हैं। बहरहाल ये मुझे पता है कि गोगा जी ने दुआएं मेरे लिए बहुत की हैं और इन्हीं की दुआओं की वजह से देखे मैं आज वापस आई। आपा जी, मैं आपका बड़ा फैन हूँ, लेकिन आपको मैं एक बात बता दूं, आज तक गोगे की किसी को दुआ नहीं लगी। जब भी लगी है मोटरसाइकिल ही लगी है। मैंने आपके लिए दुआएं की हैं। नहीं तो आप भी माशाल्लाह फकीर आदमी हैं, बल्कि फकीर हैं। एक दो दफा मैंने नारोवाल वाली बस में आपको अन्ना बन के मांगते हुए देखा। दो गई मैं मशीर क्या बन गई हूँ, आप लोगों ने चेजा ही शुरू कर दी है। नहीं देखिए आपा, मैं सीरियस हूँ, मैंने वाकई आपके लिए एक दफा दुआ की है। आप जितने सीरियस हैं ऐसे मरीज की एक दफा दुआ भी कबूल हो जाती। चले अब बंद करें ये चेजा लेना। अच्छा, चेजा हम ले रहे हैं? आपने मेरे इतने बड़े बड़े दानिश्वरों में से किसी को मलंग बना दिया है, किसी को मरीज बना दिया है, किसी को अंधा बकारी बना दिया, और चेजा हम ले रहे हैं। ओए जुनैद साहब, मैंने बना दिए, बने बनाए बैठे हुए। मेरा क्या आपको इसी मकसद के लिए तो नहीं लाया गया दोबारा इस मिनिस्ट्री में? नहीं जुनैद साहब, मुझे जिस काम के लिए लाया गया है वो तो मैंने आते ही शुरू कर दिया। उनमें से पहला काम तो मैंने आपका देख लिया है ना। आज आपका बयान लगा हुआ है कि मरियम नवाज राजकुमारी है जो तख्त के बगैर तड़प रही है। देखें जुनैद भाई, आप हमारे शहर के दामाद हैं, आपसे मैं झूठ नहीं बोलूं। ये मैंने जितना भी वक्त बाहर निकाला है ना, इसमें मैं अर्तुगुल देखती रही हूँ। अभी कुछ दिनों मेरे बयानात में से अर्तुगुल की खुशबू आती रही। 536 किस्तें देखी और हर किस्त को 2 दफा देखा। जुनैद साहब, अर्तुगुल तो मैडम ने रिवाइंड कर करके देखा है। एक दिन रिमोट खराब हो गया था तो हाथ से टीवी रिवाइंड कर रहे। जुनैद साहब, वाकई मैंने हर कोशिश की है अर्तुगुल में दिलचस्पी लेने की। एक दफा मेरे टेलीविजन की आवाज खराब हो गई। अच्छा। मैंने अपने इस मुलाजिम खुद्दू को कहा, मैंने कहा बैकग्राउंड म्यूजिक देते रहो, दिलचस्पी टूटनी नहीं चाहिए। ये फौरन शुरू हो गया। देखो आपा जी, अर्तुगुल च मौला जट मिक्स करता है। काका, अर्तुगुल है ही तुर्की दा मौला जट है। वो तकरीबन एक जैसा ही है। मैं तो वे के तो अंदाजा लाया है। तो जुनैद, मैं सबसे पहले तो ये कहना चाहूंगी कि अब मेरी वापसी हो गई है। अब अपोजिशन जरा चौकस हो जाए। हुकूमत के खिलाफ जरा बयान देते हुए ये जहन में रखें कि एक के बदले में 2 सुननी पड़ेंगे, यानी ईंट का जवाब पत्थर से मिलेगा। मतलब पत्थर आप खासे जमा करके लाएंगे? मैं गड्डी च रख लेने, जो मेरे पीछे डाला है ना उसमें से मैंने सिक्योरिटी वाले उतार दिए और पूरा डाला पत्थरों से भर लिया। आपा जी, कोई फरोजा पत्थर है? फरोजा तो नहीं है, चट के मरने वाला है। मंगवावा? नहीं आपा जी, मैं रोटी खा के आया। रोटी खाधी ना स्वीट डिश के तौर पर चट ले।
अच्छा मेरी बात सुने डॉक्टर साहब, आप मौजू पे भी बात करें। ये फरमाएं कि आपको क्या खास हदफ दे के पंजाब में ये जिम्मेदारी दी गई है? देखिए जुनैद साहब, जो पंजाब के हमारे चीफ हैं, चीफ मिनिस्टर उस्मान भाई, वो जिस कदर मेहनत के साथ और जितने इंटरनेशनल प्रोजेक्ट शुरू कर बैठे हैं, बल्कि मुकम्मल कर रहे हैं, उस तरह की उनकी तशहीर हो नहीं रही। आलमी ज़राए ब्लॉग में जी हाँ, ना CNN पे खबर आती है उनकी, ना BBC पे। उसकी वजह ये है कि कोई तर्जुमान ऐसा नहीं है जो इंग्लिश भी बोल सके। तो मुझे सिर्फ इसलिए लाया गया है, चूंकि आपको पता है मैं एक डॉक्टर हूँ और मैं फातिमा जनाह से पढ़ी हुई हूँ, जो माशाल्लाह पाकिस्तान का सबसे ज्यादा प्रेस्टिजियस और नंबर 1 मेरिट वाला कॉलेज है। वहाँ दाखिला ऐसे नहीं मिलता। ये जाके जरा आप पूछे डॉक्टरों से कि किस तरह वहाँ पे बच्चे दाखिल होते हैं। वो पाकिस्तान की जो क्रीम होती है ना जी, वो वहाँ पे दाखिल होती है जी। और इंशाल्लाह जिस तरह मैं रिप्रेजेंट कर सकती हूँ उस्मान बुज़दार साहब को, वैसे कोई भी और मेरा ख्याल है कोई मिनिस्टर या मशीर नहीं कर सकता। मेरा ख्याल है फयाजुल हसन चौहान साहब भी ये काम बड़े अच्छे अंदाज में कर रहे थे। देखें, मुतालबा तो यही है ना, डिमांड ये है कि दबंग अंदाज में बात की जाए, तो फयाजुल हसन चौहान साहब आपसे ज्यादा दबंग थे। जुनैद साहब, उसकी तो पंजाबी नहीं ठीक, उर्दू और इंग्लिश तो आप छोड़ ही देना। जो बंदा एक फिक्रा कहते हुए 3 दफा बीच में पचाका मारता है, वो कैसे सही बोल सकता है? वो वाहिद ऐसा सियासतदान है जिसको अपनी गुफ्तगू का सबसे ज्यादा मजा खुद ही आ रहा होता। हालात की सितम जरीरी देखें कि इसी फयाजुल हसन चौहान को जब लास्ट टाइम ओहदे से हटाया गया था, तो यही डॉक्टर फिरदौस आयशा कावान साहिबा थी जो उसकी सिफारिश कर रही थी कई लोगों से कि इसको दोबारा रख लिया जाए। उसी को उठवा के खुद आ गई। जुनैद साहब, मैंने इसलिए दोबारा रखवाया था, मैं क्या होली होली मुंडा काम सीख जाएगा। मगर अब देखे ना जरा, कुछ सिर्फ काम ही तो नहीं ना सीखना, लोगों को डिलीवर करके भी दिखाना। और जिस तरह अल्लाह के फजल से आते ही 2 दिनों में मैंने डिलीवर किया है कारकर्दगी को उस्मान बुज़दार साहब की, उस तरह ये पूरा साल नहीं डिलीवर कर सके। जी बिल्कुल जी। देखे ना, मैंने अगर एक बड़ा ओहदा छोड़ के वफाक में एडवाइजर थी, अब वफाक छोड़ के अगर मैं सूबे में आई हूं तो उसमें कोई ना कोई रमज है ना। कोई ऐसी जरूरत शदीद थी तो मैंने भी कबूल किया और उन्होंने भी मुझे लगाया। वरना मेरे लीडर इमरान खान साहब और मेरी बर्थ पार्टी PTI दोनों जानते हैं कि मैं वफाक की लीडर हूँ। इमरान खान साहब कहते थे तुम सूबे में काम करो ना, मैं इंशाल्लाह तुम्हें 5-6 महीनों में वापस वफाक की तरफ अडोम लूंगा। क्या मतलब? वो असल में देसी लफ्ज मुंह से निकल गया है। वो पतंग इधर को जा रही हो तो दूसरा पतंग वाला अडोम के उसको इधर नहीं खींच लेता। वो आप फरमा रहे थे कि आपको ये ड्यूटी असाइन की गई है कि बुज़दार साहब के जो इंटरनेशनल प्रोजेक्ट्स हैं उनको मीडिया में हाईलाइट किया जाए। हमें भी तो कोई बताए इंटरनेशनल प्रोजेक्ट क्या, हमें तो कोई नेशनल क्या डिस्ट्रिक्ट लेवल पे भी उनका प्रोजेक्ट नजर नहीं आता। जुनैद साहब इंशाल्लाह इंटरनेशनल प्रोजेक्ट्स पे ही काम कर रहे हैं बुज़दार। ना हमें भी सबसे पहले आपके मैं शो में ये न्यूज ब्रेक कर रही हूँ कि इंशाल्लाह बहुत जल्द बुज़दार साहब नियाग्रा फॉल से बिजली बनानी शुरू कर रहे हैं। नियाग्रा फॉल से बिजली कनाडा वाली साइड से या अमेरिका वाली साइड से? जुनैद साहब, अभी तो बात चल रही है कनाडा वालों से, क्योंकि हमें जरूरत ज्यादा है बिजली की और नियाग्रा फॉल का ज्यादा हिस्सा कनाडा वालों के पास। तो अगर वो ना माने तो फिर अमेरिका जाना पड़ जाएगा। डॉक्टर साहब, आप पाकिस्तान में बिजली बनाए, अमेरिका कनाडा किधर जा रहे हैं? देखिए, अगर लोकल काम ही करने थे तो फिर फिरदौस आयशा कावान की क्या जरूरत? मैं अगर आई हूँ तो फिर बिजली भी इंटरनेशनली बननी चाहिए। वहां से शॉपरों में बार बार के यहाँ आ जाएगी। नहीं जुनैद, सब शॉपर क्यों, एक बंदा तार लगा लेता है। जिस तरह हमसायों की लाइट गई हो तो तार लगा के उनको बिजली दे देते। ये कोई इतना मुश्किल काम नहीं है। थोड़ा सा रिस्की है, सारे मुल्क उसी तार पे कुंडे डाल डाल के बिजली चोरी करते जाएंगे हमारी। तो जुनैद, सब पंजाब पुलिस किस लिए? आप फिक्र ना करें, हर महकमे को एक्टिव करूंगी इंशाल्लाह।
जबरदस्त। और दूसरे जो इंटरनेशनल प्रोजेक्ट शुरू करने वाले हैं हम उसके मुतालिक भी सुन ले वो भी आपके शो में ही न्यूज ब्रेक कर रही हूँ। आपकी जर्रा नवाजी है। जुनैद साहब आपको मालूम है कि हमारे दरिया जो बड़े बड़े थे वो सारे खुश्क हो चुके हैं, ये बेच दिए गए थे। हमने ये सोचा कि इन दरियाओं को वापस भरा जाए। उस सिलसिले में हमारी कनाडा से ही बात हो रही है। जी जुनैद साहब कनाडा ਦੇ ਕੋਲ ਤੇ ਏਡੀ ਏਡੀ ਵੱਡੀ ਝੀਲ ਹੈ, ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਝੀਲ ਨੂੰ ਦੀਏ ਤੇ ਤੁਹਾਡਾ ਸਾਰਾ ਰਾਵੀ ਭਰ ਜਾਏ। लुद्दी आपने खूब है। जुनैद साहब फिर सकाफत को भी तो साथ लेके चलना है ना। मैं आपको पता है सियालकोट की हूँ, सियालकोट च लुधिया ही ते दिल राजी हुंदा है, उंडेलने से बात नहीं बनती। अच्छा डॉक्टर साहब आपके बारे में ये भी कहा जा रहा है कि ना आप उस्मान बुज़दार साहब की सिफारिश पे आई हैं, ना आप इमरान खान साहब की सिफारिश पे आई हैं, आप किसी बहुत बड़ी पर्ची पे यानी इस्टेब्लिशमेंट की तरफ से आई हैं। ओए सीधे सुन ही नहीं सकते। ओए पर तुसी क्यों नहीं सुन सकते, बाकी काम तेरा प्यो करन दे। नहीं मेरा मतलब है जुनैद साहब ऐसी बात नहीं है। देखें बात ये है कि आपको तो ये मालूम है कि कारकर्दगी ही दिखाना सबसे अहम काम होता है, और माशाल्लाह काम तो सारे कर ही रहे हैं, वफाक में भी काम हो रहे हैं और पंजाब में भी हो रहे हैं, मगर उसको शो ऑफ करना, उसको लोगों तक पहुंचाना कि हम ये काम कर रहे हैं, वो किसी समझदार आदमी का ही काम हो सकता और है। आपसे ज्यादा समझदार कौन हो सकता है। ये देखिए इस फिक्रे पे ही ब्रेक बनती है। दुनिया में लेनी एक छोटी सी ब्रेक, हमारे साथ रहिएगा। ये अमेरिकी तारीख के महंगे तरीन इलेक्शन थे। अच्छा महंगे तरीन इलेक्शन थे। जाहिर है ट्रम्प खड़ा था। अच्छा भाईजान कहते हैं कि जब तक किसी चीज पे पर्दा पड़ा रहे तो उसी वक्त तक वो भली लगती है, जब वो जो ही चादर उतारी जाए, पर्दा हटाया जाए, तो वो चीज जो है वो अपनी तमाम तर जो है वो बुराइयों के साथ सामने आ जाती है। जी हमारा एक दोस्त है आबद, उसकी बारात गई है जब, और उधर जाके उसने जब सेहरा उठाया है तो दुल्हन की सकी नानी ने कह दिया हाय हाय शमीम ने तो कुड़ी रोड ही छड़ी। जब आबद बेचारा मेरे तो अमेरिकी इंतखाबात में भी शमीम ने कुड़ी रोड ही चली। क्या मतलब जी? मतलब ये देखो कि बरतानिया के बाद अमेरिका की जमहूरियत को दुनिया की खूबसूरत तरीन जमहूरियत कहा जाता है। खूबसूरत इसलिए कि एक बड़ी जमहूरियत, एक खूबसूरत जमहूरियत। खूबसूरत इसलिए कि वहां पे प्रेसिडेंट्स थी, वहां पे नजीर मौजूद थी, यानी आयन में अगर नहीं भी लिखा हुआ तो वहां की रिवायात इतनी स्ट्रांग थी कि कई बातें सिर्फ रिवायात की वजह से फॉलो की जाती थी, और हम जैसे जो बाहर से देखते थे हम बहुत ज्यादा इंप्रेस होते थे। मैं ये नहीं कह रहा कि एक इलेक्शन ने उनको बिल्कुल नंगा कर दिया और जो अमेरिकी जमहूरियत है बिल्कुल फ्लॉप जमहूरियत है, ऐसा नहीं है, लेकिन बहुत कुछ जो है वो पहली दफा पता चला है। जब झगड़ा हुआ है वहां पे तो हमें पता चला अच्छा यहां पर भी ये होता है, ऐसा होता है। वो अगले रोज ये रिपब्लिकन जमात की तरफ से जो इल्जामात आयद किए गए हैं वो सुन के उसमें तो उन्होंने कहा है कि कई रियासतों का नाम लेके बताया गया है कि यहाँ पे तो गुज़िश्ता कई इलेक्शन से मुर्दा लोगों के वोट डाले गए, यहाँ पे डबल वोटिंग होती थी इन रियासतों में, और ये कोई नई बात नहीं थी। ये हमने पहली बार सुना है। बिल्कुल जहां तक धांधली की बात है वो तो पिछले 2-3 इलेक्शन में हमने भी सुना कि जी कोई काउंटिंग में इस तरह की बात आई है, या प्री पोल रिगिंग हुई है, या फलां जगह पे बेजाब्तगी हुई है, लेकिन पोलिंग के दौरान रिगिंग वो तो बिल्कुल हमारे वाले कमोबेश इल्जामात आयद किए गए। यहां तक आ गया कि जी ये जाली बैलेट पेपर है वो लाए गए हैं और पोलिंग एजेंट्स को दिखाए नहीं गए, कोरोना की आड़ में उनको दूर रखा गया और 100 फुट दूर से दिखा दिया गया। अब हमें क्या पता उसमें क्या था। तो ये 19-20 के फर्क के साथ, बल्कि 19.5-20 के फर्क के साथ ये पाकिस्तानी कल्चर और पाकिस्तानी इल्जामात ही थे। और दूसरी बात ये है ज़राए इब्लाग के जरिए पता चल चुका है कि ट्रंप साहब इलेक्शन हार चुके हैं। हाँ जी। तो ये इस हवाले से भी बड़ी अजीबोगरीब बात है कि ये दूसरे अमेरिकी तारीख में दूसरे प्रेसिडेंट हैं जो इलेक्शन जीतने में नाकाम रहे। अच्छा। और ये जॉर्ज बुश सीनियर के बाद पहला मौका होगा कि अमेरिकन प्रेसिडेंट जो है
وہ ری الیکٹ ہونے میں ناکام رہا ہے. اس لیے غالباً ٹرمپ صاحب کو بہت غصہ بھی ہے اپنی اس شکست پہ, اس لیے بہت سیخ پا نظر آ رہے ہیں. دوسری بات یہ ہے کہ یہ امریکی تاریخ کے مہنگے ترین الیکشن تھے. مہنگے ترین الیکشن تھے. ظاہر ہے ٹرمپ کھڑا تھا. مہنگے اس لیے, مطلب یہ بات پاکستان یا کوئی بھی تیسری دنیا کا ملک ہو, وہاں پہ تو یہ اندازہ لگانا مشکل ہوتا ہے کہ مہنگے ہیں سستے ہیں, کس نے کتنے پیسے لگائے ہیں. لیکن وہاں کا سسٹم ایسا ہے کہ جتنے بھی پیسے آتے ہیں, جتنے بھی ڈونیشنز آتی ہیں, جتنا پارٹی فنڈ آتا ہے, وہ باقاعدہ ریکارڈ ہوتا ہے, اور وہاں پہ بہت مشکل ہے کہ آپ پارٹی فنڈنگ چھپائیں. تو ان انتخابات پہ $14 ارب لگے, 14 ارب خرچ ہوئے ہیں. یار بلینز ڈالر کا تو ٹرمپ کا ایک پلازا ہے, اور کئی پلازے کئی ملکوں میں ہیں. وہ گرمی کھا کے کہتا ہونا میں پلازا بیچ کے لا دیا گا الیکشن. جٹاں دی ایسی مجھے لگ رہا تھا کہ اس کا نام جو بائیڈن چیمہ ہوگا. تم یہ دیکھو کہ $14 ارب جو یہ سب سے زیادہ خرچ ہوئے, اس سے پہلے جو خرچ ہوئے اس میں فرق دیکھو. اس سے پہلے جو تھا وہ پچھلا الیکشن ہی تھا. 2016 میں صرف $6.5 ارب خرچ ہوئے تھے. وہاں $6.5 ارب کہاں $14 ارب, دگنے سے بھی زیادہ ان الیکشنز میں خرچ ہوئے. اس کی وجہ یہ ہے نا کہ ٹرمپ کو الیکشن سے پہلے بھی تھوڑا فیل ہونا شروع ہو گیا تھا کہ میں کدھر ہار نہ جاؤں. وہ جو کالے گورے کی ادھر لڑائی شڑائی اور یہ وہ بہت کچھ تھا اس کے خلاف. اس وجہ سے اس نے پھر بڑی سخت, یہ اس کی بےعزتی ہے کہ کتنے عرصے کے بعد صدر آیا ہے جو کوئی ٹرم بیچارہ کڈے ہے, دوسری دفعہ اس کو واری نہیں ملی. تو اس شرمندگی کی وجہ سے اس نے پھر بڑا پیسہ لگایا. عزیزی ٹرمپ ایویں الیکشن دے پیچھے پیا ہے, جنہاں کو پیسہ ہے ڈیفنس 2 کنال دا گھر لوے, آرام نال زندگی گزارے, نوکر چ سبزیاں لاوے, اوپر والا پورشن کرائے پہ دے دے. اچھا یہ بھی ایک ریکارڈ بنا ہے کہ معمر ترین صدر امریکہ کو ملا ہے. پوری دنیا جو ہم نوجوانوں کے پیچھے پاگل ہو رہے ہیں, وہ بابوں کے پیچھے دوڑ رہے ہیں. وہ بابوں کے تجربے سے مستفید ہونا چاہ رہے ہیں. نہیں ایسی بھی ہمیں نوجوان وہاں کے لائے تھے, بابے ہی نہیں آئے. اتنے بابے نہیں لگائے. جو بائیڈن کی عمر جو ہے وہ 78 سال ہے. اس سے پہلے یہ جو معمر ترین صدر بننے کا جو اعزاز تھا وہ ریگن کے پاس تھا. وہ 77 سال اور میرا خیال 10 یا 11 مہینے تھا. 1 مہینے سے یہ جو ہے جو بائیڈن صاحب نے یہ ریکارڈ توڑ دیا. یہ بھی پہلی دفعہ ہوا ہے کہ کسی نائب صدر نے صدر کو ہرایا. پہلی دفعہ ہوا ہے امریکی تاریخ. وائس پریزیڈنٹ نے پریزیڈنٹ کو ہرایا. 2 دفعہ جو بائیڈن جو ہے وہ باراک اوباما, غوری صاحب باراک اوباما کے ساتھ 2 مرتبہ وائس پریزیڈنٹ رہے ہیں جو بائیڈن صاحب. اور جو بائیڈن کے بارے میں ایک اور آپ کو دلچسپ بات بتاؤں, ان کو ہلال پاکستان کا ایوارڈ بھی مل چکا ہے. پاکستان نے بھی ایوارڈ لے کے گیا. پاکستان نے تو میں سنے سوال ہی چھلی بھی لے کے گیا. دیسی بابا نا بڑا اچھا لگ رہا ہے وہ. ویسے اس کی باڈی لینگویج جو ہے وہ بتا رہی ہے کہ وہ پکا پیٹھا آدمی ہے. ایسا پکا پیٹھا 1973 سے لے کے 2009 تک لگاتار سینیٹر منتخب ہو رہا. نہیں وہ باقاعدہ سمجھدار آدمی لگتا ہے. یہ ٹرمپ تو بڑا ڈاڈا پائی ہے, یہ تو لڑ پڑتا ہے. اس طرح دے بندے تے دہانا لین جاننا تو چٹا نکل آوے تو اتھے ہی پان دیں دیں. اچھا یہ بھی ایک ریکارڈ قائم ہوا ہے کہ ٹرن آؤٹ جو ہے ووٹوں کی تعداد بہت زیادہ تعداد میں ووٹ پڑے, بلکہ اس کا بھی ریکارڈ ٹوٹا ہے. 100 سال کا ریکارڈ ٹوٹ گیا. 70% سے زیادہ ووٹ پڑ گئے. صورتحال نا چارج بہت زیادہ تھی. امریکن قوم جو ہے وہ بڑی جذباتی ہوئی تھی, بڑی چارج تھی ساری نیشن ہی. انہوں نے باہر نکل کے اس دفعہ فیصلہ کرنا چاہا. اور میرا خیال ہے کہ جو امریکن قوم ہے پڑھی لکھی قوم ہے, سمجھدار لوگ ہیں وہ, انہوں نے بڑا اچھا فیصلہ کیا ہے جو بھی کیا ہے. سر جب بھی امریکہ میں الیکشن ہوتا ہے تو یہ بات سننے کو بڑی ملتی ہے کہ فلاں جیتے گا تو پاکستان, فلاں جیتے گا تو انڈیا کو فائدہ ہوگا. اس الیکشن میں یہ بات سننے کو نہیں اتنی ملی. اس لیے نہیں ملی کہ دنیا کے جو حالات ہیں اتنی تیزی کے ساتھ تبدیل ہو رہے ہیں کہ مختلف حکومتوں کے پاس تبدیلی کا مارجن بہت کم رہ گیا ہے. لیکن نا جو ٹرمپ سے امید کی جا رہی تھی کہ ٹرمپ اپنے انتخابی وعدے پورے نہیں کر پائے گا, تو ٹرمپ صاحب نے تو پاگلوں کی طرح اپنے انتخابی وعدوں کی طرف دوڑ لگا دی تھی. لیکن کئی جگہ پہ جا کے
ब्रेकें भी लगानी पड़ी कि नहीं बाबा बस करो, इतनी तेजी के साथ ना जाओ। तो मेरा ख्याल है कि ये सिर्फ अमेरिका तक ही नहीं है, दुनिया में कहीं पर भी इस वक्त जो तब्दीलियां आ रही हैं तो जो है ना मार्जिन ऑफ चेंज वो बड़ा स्क्वीज हो गया, बड़ा कम हो गया। तो अमरीकियों के पास भी अब देखें पाकिस्तान की अहमियत जो है वो अफगान इशू की वजह से पहले भी थी, वो आइंदा भी रहेगी। इंडिया के साथ जो उनके तजारती और कारोबारी ताल्लुकात हैं उनकी अहमियत पहले भी थी, अब भी रहेगी। तो बहुत ज्यादा कोई इनकलाबी तब्दीली नहीं आ जाएगी, ये पहली दफा हुआ है इस तरह, वरना बहरहाल तब्दीलियां कंसिडरेबल हद तक देखने में आती थी, लेकिन इस दफा मार्जिन बहुत कम होगा तब्दीली का। और वैसे भी मेरा ख्याल है अब पाकिस्तान भी समझ गया हुआ है कि अमेरिका का सदर जेड़ा भी होवे अमेरिका का सदर ही है। हमारे लिए जेड़ा पनो ला ले। दिनेश साहब मुझे तो यही फिक्र खाई जा रही है कि आबद कश्मीरी गुल्लू बादशाह ने किसको वोट डाला होगा। क्यों? वो वही होते हैं ना अमेरिका। अच्छा ओ यार जिन्ने अच्छी खुराक पक्की हुई उन्होंने पा देना उन्होंने। तो कश्मीरी बाव है उसे क्या, उसके लिए तो दोनों की अंग्रेजी मुश्किल है ना। नाज़रीन यहाँ में लेना एक छोटा सा वक्फा, हमारे साथ रहिएगा। मैं तो इसलिए आया हूँ हस्बे आलम पे आप लोगों को सबको पाकिस्तानियों को मुबारक हो। आप तो गोरे की तरह के नहीं बन सके, गोरा तो आडे अर्गा हो ही है। नाज़रीन आज एक मरतबा फिर हमारी महफिल में मौजूद है हमारे देरीना दोस्त, एक अरसे से बैरून मुल्क मुकीम जिम्मी जी। इस्लाम ने जिम भाई 60 सारिया गला तो सकिए बड़ी बड़ी मुबारक होवे। इतना जुनैद हर प्रोग्राम में तुम मुझे बुला के तो बताते हो लोगों को कि बाहर के मुल्कों के लोग कैसे होते हैं और हमें भी उन जैसा होना चाहिए। तो की मुबारक इस गाल नहीं है कि असी तो उन्हें जैसे नहीं हो सके, उनको हमने अपने जैसा काट लिया। ये जो अमेरिका में इलेक्शन हुआ है ना, मैं तो बड़ा खुश होया उसकी वेख वेख के यार सारे गोरे उन साढ़े वर गए हो गए। ओए बिरयानी खा खा के कीमे वाले नान खा खा के सारे गोरे सुजे पे। यकीन मनो कईया ने ते अपने ना दे नाल बट भी ला लिया है। इल्जामात भी एक दूसरे के ऊपर वही लगा रहे हैं जो इधर हमारे कैंडिडेट लगाते हैं। अच्छा ओह जिम्मी साहब या अपना किसी नु कर ला या आप किसी दा हो बेलिया। यार तू नए गाल करेगा कर, तेरे वर्गा कौन हो सी। मेरा मतलब है कि जुनैद इतना मैंने आशा आया है, मी तो बड़ा मजा लिया है कि सारे गोरों की तबीयत बिल्कुल इलेक्शनों में वैसे ही हुई थी जिस तरह इधर हमारे लोगों के हुई। टोल भी वजह ने कई कैंडिडेटों ने पहले ही अनाउंसमेंट कर दिया कि हम जीत गए। वो कोड़े नचन लग पे उसके दरवाजे दे गए। जब कोड़ा पसीनो पसीनी हो ही गया थे अनाउंसमेंट हुई है ये हार गया है। वो गालियां दे रहा है कि मेरे साथ धांधला हुआ है, मेरे साथ गलत हो गया, मेरे वोट चोरी हो ही गए ने। वो यार तुसा की किसने क्या सी पहले ही घोड़े ने चांद लगता है। तेरे घोड़िया नु इन्ना ही डांस आया होया सी ते किसी फिल्म विच पवा लिया डांस या किधर थिएटर दे उते उड़ा डांस करा लिया। बहुत मजा आया मिकी ते। और उसी तरह जो ने जिस तरह इधर तगड़ा बंदा पकांदे ना कीमे वाले नान, उधर भी ट्रम्पू ने पकाए ने कीमे वाले नान और जो बाइडेन बेचारे ने आलू वाले चौल बनाए। जिम्मी भाई ये गोगा पूछ रहे हैं कि आलू वाली बिरयानी ना रहता है ऐसे होते। उसने गल करनी होंगी तो कीमे वाले नान दी काटा। ये आलू वाली बिरयानी तेरे जेने च फसी हुई। लोगों ने उठे हुई कीता जो असी इत्थे करने आ। ट्रंप दे कीमे वाले नान खा खा के ते वोट उन्होंने जो बाइडन नु दे दिते। इल्जामात एक दूसरे के ऊपर जो लगा रहे हैं उधर के लीडर साहिबान, वो इस तरह लगता है कि मैं मोहम्मद सदीक या कोई चौधरी तारक गुजर इल्जाम ला रहा है कि मेरे बंदियां नु इन्होंने बाहर कर दी दिता है, मेरे पोलिंग एजेंट नु अंदर नहीं वड़न दिता, मरे हुए बंदियां दे भी वोट कास्ट हो गए ने। और वाकई इस तरह हुआ है। वो जो बंदा बेचारा गोरा मर गया हो या कई साल पहले दा, बल्कि उठे बेचारा छिटर छुटर खा के भी वेला हो गया हो, उसने भी वोट कास्ट हो गया। बल्कि ये इल्जाम भी लगा कि यार एक एक बंदे ने 6-6 वोट भुगते हुए ने क्या करने हो।
कई गोरियां दे जेब विचों 3-3 4-4 शनाख्ती कार्ड भी निकले बड़ी पसूड़ी पई हुई है हला लाला हुई है उठे भी किसी पाकिस्तानी से उन्होंने ट्यूशन ली होती तो उनको स्याही मिटाने का फन आता। वही आई जाएगा यार अगली दफा वो भी काट लेंगे। मैं तो इसलिए आया हूँ हस्बे आलम पे आप लोगों को सबको पाकिस्तानियों को मुबारक हो। आप तो गोरे की तरह के नहीं बन सके गोरा तो अडेरगा हो ही है। उन बस थोड़े दिन तक तो सबको खबर मिलेगी कि ट्रंप बेचारा जेड़ा वो इलाज के बहाने इंग्लैंड शिफ्ट हो गया। उसके बाद हम इस खबर के भी मुंतजर रहेंगे अमेरिका में मार्शल लॉ लग गए। जिस ट्रैक्ट चल पे ने लग जासी कोई ऐसी बात नहीं। ये भी खबर आएगी मलानिया दे उठे नैब का केस हो ही गया और मलानिया नैब के दफ्तर में गई है तो उसके ऊपर गुलपाशी हुई है और अमेरिकन पुलिस ने गुलपाशी करने वाले ने उठे लाठीचार्ज किया। ये सारी बातें अब आहिस्ता आहिस्ता उधर हुआ करेंगी। आप लोगों को बहुत मुबारक। अच्छा जिम्मी सारी बातें छोड़ो, आपने किसको वोट दी है? मैं माइकल खोखर पाया उधर पेंसिल्वेनिया में रहना ना सारा खोखरा ना इलाका है उधर उन्होंने बड़ा होल्ड है इस वास्ते मैं तो माइकल खोखर नहीं पाया। दोनों पार्टियों की तरफ से खोखर ही खड़े थे वहां पे। मैं तो उसकी मैं पाया उठे मेरे 1-2 बारी थाने ना काम सी माइकल खोखर नहीं कराया माइकल खोखर ना थाने ते भी बड़ा होल्ड होने तुसी सारियां गल्लां की छड्डो उधर भी तहरीक चलनी और पीडीएम बननी है। जिस तरह की तबीयत हो ही गई है ना अंग्रेजा नी अमेरिकन ने भी पीडीएम बना लेनी और तहरीक शुरू हो जाएगी। उन देखो न्यूयॉर्क के व्हाइट हाउस के सामने धरना कौन देसी हमको तो आदत है नहीं आंसू गैस वगैरह बर्दाश्त करने नहीं और पुरुष ने सोटे भी खा लेने उठे जो एक दफा धरने दे उठे गोरिया ने आंसू गैस उठी ना इन्हां दी 6-6 दिन अखां नहीं खुलनी कोलो फिर किसी पाकिस्तानी भरा ने कहना रुमाल गिला करके अखां ते फेरो तो संगी हो जाए। ये गोरे बड़े नाजुक होते हैं थोड़े नाजुक नालों में ज्यादा नाजुक होते हैं और मुझे लग रहा है कि जितनी उधर टेंशन क्रिएट हो रही है ना उन्होंने भी एक कदा हसबे हाल शुरू करना पैना जिम्मी गौरी लभ जाएगा उन्होंने गौरियां नाल ते भरिया पिया सारा मुल्क गौरियां दी ते गोरियां दी होई ते लड़ाई शुरू हुई सी जिसकी वजह नाल ट्रंप बेचारा बेइज्जत होया। नाज़रीन यहाँ में लेना एक छोटा सा वक्फा हमारे साथ रहिएगा। मजहबी हवाले से अवेयरनेस दी जाए कि खुदा के वास्ते लूटमार करना बहुत बड़ा गुनाह जी जो मुनाफा है वो भी एक हद तक होता है होना चाहिए। अच्छा जी मैं आज ये चूंकि इलेक्शन ही चल रहा है सारा अमेरिका का हाँ जी तो मैं इसमें जो मैं सोच रहा हूं ना बात वो ये है कि जो वहां की कौम है ना जी वो बहुत ज्यादा प्यार करते हैं अपने मुल्क के साथ। हाँ जी। उनकी कोई ये अपना रिलेशनशिप इस तरह की नहीं होती कि ये मेरा हमसाया है या ये मेरे काम आएगा ये ना 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 मेरा ख्याल है कि उनका रिजल्ट ये बताता है कि वो अपने मुल्क के साथ बड़ा प्यार ये नहीं देखते कि हमारा कैंडिडेट जट है बट है अरही है वो वोट हाँ, वो अपने मुल्क के फायदे के लिए जो चीज है ना वो देखते हैं। हमारे पाकिस्तान के अंदर बहुत से ऐसे मामलात हैं जिसमें हमें ये नजर आता है कि हम अपने मुल्क से मोहब्बत नहीं करते हम सिर्फ बातें करते हैं। हाँ। देखो ना जरा मुल्क से मोहब्बत अगर करते हो तो इस तरह बिजली चोरी हो इस तरह गैस चोरी हो इस तरह इनकम टैक्स चोरी हो अच्छा इस तरह के काम करने वाले दूसरे मुल्कों में भी होते हाँ जी होते हैं हाँ। मगर उसको पॉइंट आउट करने वाले बहुत से लोग मौजूद हैं। अगर एक बुरा करने वाला है तो उस बुरे की तरफ तवज्जो दिलाने वाले सैकड़ों हैं बहुत सारे। हाँ। मुझे याद है बड़ी अच्छी तरह के हम शो करने के लिए इंग्लैंड में मौजूद थे हाँ। तो वहां पे 2 आर्टिस्ट हमारे लड़ पड़े। अच्छा। एक ने दूसरे को थप्पड़ मार दिया तो मामला जो है हमारे लिए तो वो मामूली सा था हमने सोचा कि बस ठीक है अब छुट्टा हो गया बस भाई बस मगर वहां से गुजरती हुई एक खातून ने पुलिस को फोन कर दिया। एक मर्द ने इस सड़क के ऊपर इस जगह के ऊपर एक खातून को थप्पड़ मार दी
ना वो खातून भी और वो मर्द भी हमारा था, मगर उसने फौरी तौर पे शिकायत की कि ये मेरे मुल्क के अंदर ऐसा क्यों हुआ। वाकया इसी तरह वहां पे अगर कोई भी किसी जगह पे वायलेशन हो तो वो फौरी तौर पे इर्द गिर्द के लोग जो हैं वो एक्शन लेते हैं। सही। हमारी ये हरकत के बेहिसी कह लें या अपनी ये काम किसी का कुछ बताते ही नहीं है, हम कहते हैं कि यार जानू की ये दिन, हाँ जो हो रहा है हो। ये असल में हमारा ये जो ख्याल है ना, हाँ जी। ये जाहिर करता है कि हम अपने मुल्क से प्यार नहीं करते विद एक्सक्यूज, बिल्कुल नहीं। और फिर जो लोग मुल्क से प्यार करने वाले हैं, हाँ जी। वो भी हैं चंद लोग, वो भी नजर आते हैं। नजर आते हैं, आपने हाँ जी। बेशुमार ऐसे लोग देखे होंगे जिन्होंने नेशनैलिटी लेके उनको ये एहसास हुआ कि यार हम कहाँ आ गए हैं, हमारा मुल्क तो बहुत प्यारा है। वो इधर वापस आ गए और उन्होंने पासपोर्ट फाड़ दिए, अपने मिले हुए पासपोर्ट फाड़ दिए एक जज्बाती अंदाज के साथ। हाँ जी। जैसे कई ऐसे लोग हैं जो बाहर के मुल्क में बहुत पैसा कमा और सकते हैं। 1 साल के तलख तजर्बात के बाद ही फटे हुए पासपोर्ट के टुकड़े ढूंढ कर लगा, छोड़ो इसको दोबारा वापस जाना है। नहीं नहीं, सही कह रहे हो, सही कह रहे हो। ये वाकई फिर ये भी हुआ है, ये बड़ी दुख की बात है। कई डॉक्टर्स, कई इंजीनियर्स आपको नजर आएंगे जो अमेरिका बड़े अच्छे सेट और करोड़ों डॉलर कमाने वाले, हाँ वो जी। बेचारे एकदम छोड़ के अपने मुल्क की खिदमत के लिए अपने मुल्क की मोहब्बत में आ जाते वापस आए। हैं और वापस आके फिर वो सोचते हैं कि ये क्या हो गया, और वो फंस जाते हैं बेचारे। अभी ये कुछ दिन पहले मैं एक डॉक्टर अवैस मसूद साहब हैं, शुगर के बहुत बड़े डॉक्टर हैं, जी, जी। मैं उनके पास चला गया तो अच्छा। मैं दवाई शवाई लेने के लिए कोई अपना चेकअप कराने, तो वो बेचारे बता रहे थे, वो अवैस मसूद साहब के मैं हर चीज छोड़ के इधर आया था। हाँ। जाहिर है उनके बच्चे भी उधर बड़े हुए थे, उनके बच्चे जो हैं वो इधर नहीं फिट हुए। अब वो बेचारे इधर ही जोर लगा रहे हैं कि मैंने अपने मुल्क की खिदमत कर। इस तरह के कई डॉक्टर बहुत, हैं, हाँ। एक नहीं कई बहुत डॉक्टर हैं, सारे। वो अमेरिका छोड़ के इधर आए। यहाँ आए। अच्छा, मुल्क की मोहब्बत की एक और शानदार मिसाल पिछले दिनों हमने अखबारों में भी पढ़ी और चैनल पे भी देखी वो खबर कि पंजाब बैंक के जो प्रेसिडेंट जफर मसूद, जो PIA का तैयारा गिरने की वजह से जख्मी हुए थे, अल्लाह ताला ने उनको जिंदगी दी। पूरे जहाज में से सिर्फ 2 बंदे बचे थे, एक ये जफर मसूद थे, मगर उनके बहुत सारे फ्रैक्चर हुए हैं। वो अपनी ड्यूटी पे भी आ गए हुए हैं और उन्होंने लाहौर से दोबारा कराची PIA में सफर किया और उन्होंने ये अनाउंसमेंट की कि मैं दोबारा पाकिस्तानियों की हौसला अफजाई के लिए PIA में बैठ रहा हूं। ये एक हादसा था, ये हो सकता है। अपने मुल्क के साथ मोहब्बत करें, अपनी एयरलाइन के साथ मोहब्बत करें, इसमें सफर करें। क्या बात है, बड़ा मैं हैरान हुआ कि यार इतने खौफनाक हादसे के बाद क्या मुल्क की मोहब्बत है कि ये आदमी फिर जाके उसी जहाज में बैठे। बहुत अच्छे, अल्लाह ताला उनको जिंदगी से तंदुरुस्ती दे। एक और हमारे मोहल्ले में एक बंदा रहता है, हाँ। वो टीचर थे उधर किसी यूनिवर्सिटी में। अच्छा, बाहर। हाँ, एहसन बड़ा प्यारा हमारा दोस्त है, सलमान खान, सलमान अच्छा। एहसन। वो छोड़ के उधर से आया, फिर उसके बच्चे जो हैं वो इधर बीमार हो गए, इधर के सेटअप में नहीं सेट हो सके, वो environment बेचारे को वापस जाना पड़ा। मेरा मतलब है कि हम अगर ये अपनी सिर्फ ये तबीयत कर लें कि बाकी हर चीज जाए भाड़ में, अपने मुल्क के साथ तो प्यार करें, अपने मुल्क को जो चीज नुकसान पहुंचा रही है उसका तो हम ख्याल करें। बिल्कुल। थोड़ा सा अगर ये हम सोच लेना कि हमारी इस हरकत से मुल्क को फायदा होगा या हमारी इस हरकत से मुल्क को नुकसान होगा, सिर्फ इतना जज करके ही हम जिंदगी गुजारनी हाँ शुरू कर जी। दें तो बाखुदा मुल्क फिर ही तरक्की करेगा, वरना हो नहीं सकता। जो मर्जी हो, जौन सी मर्जी हुकूमत आ जाए, जितना मर्जी को टिल लगा ले, ये हो नहीं हो सकता। ये बात करने का मकसद क्या है जी? मकसद ये है कि वजीर आजम क्या और वजीर आला क्या और ब्यूरोक्रेट क्या और चीफ सेक्रेटरी क्या और सेक्रेटरी क्या, सब टेले लगा रहे हैं इस महंगाई के खिलाफ। महंगाई 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 हम कर रहे हैं, सब नोटिस ले रहे हैं, सब भजनस कर रहे हैं, मगर जितनी देर तक दुकानदार को एहसास नहीं होगा, देखे ना,
ہر دکان پہ تو آگے وزیر اعظم نے نہیں بیٹھ نہیں جانا کہنا نا، ہاں جی۔ یا ہر بازار میں آگے تو چیف سیکٹری نے چونکڑی مار کے دفتر بالکل نہیں نہ صحیح۔ لگا لینا، چھاپے ماریں گے، کدا بندہ پکڑا جائے گا، تو یہاں کون ڈرتا ہے چھاپوں سے؟ یا تو پھر بہت ہی سخت قوانین بنا دیے جائیں، ہاں جی۔ یا پھر مذہبی حوالے سے اویئرنیس دی جائے کہ خدا کے واسطے لوٹ مار کرنا بہت بڑا گناہ ہے، جی۔ جو منافع ہے وہ بھی ایک حد تک ہوتا ہے، ہونا چاہیے۔ اور وہ وہی منافع ہے اگر آپ کسی اسلامی ریاست کے اندر رہ رہے ہیں ہاں جی۔ اور ریاست نے یا حکومت نے کوئی ریٹس طے کیے ہیں اناج کے یا یہ کھانے پینے کی چیزوں اشیاء کے، تو اس سے زیادہ منافع گناہ ہے۔ گناہ ہے۔ اللہ کے واسطے جانے دو یار، بس کرو۔ ناظرین، یہ تھا آج کا حسب حال، اور آج کی چھوٹی سی بات یہ کہ دنیا میں کوئی بھی چیز اتنی خوبصورت نہیں ہوتی جتنی وہ حاصل ہونے سے پہلے نظر آتی ہے۔ واہ۔ خوش رہیں، خوش رکھیں، آپ سے ملاقات ہوگی انشاءاللہ کل۔ اللہ حافظ۔